नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि विदेश दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिवसीय यूएस और मिस्र दौरे के बाद लौटे हैं भारत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है जोरदार, और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी साथ में मौजूद रहे। साथ में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो 5 दिवसीय यूएस और मिस्र के दौरे से लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है। तो 5 दिनों बाद लौटे हैं प्रधानमंत्री, और इस दौरान वो तस्वीर निकल के सामने आ रही है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान दिल्ली के अध्यक्ष भी वीरेंद्र सचदेवा उनके साथ मौजूद रहे और तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे उनके स्वागत में। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी 5 दिवसीय विदेश दौरे पर गए थे, और ऐसे में 5 दिनों बाद भारत वापस लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। उनका स्वागत जोरदार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे, तमाम कार्यकर्ता भी उपलब्ध रहे उस दौरान पीएम मोदी के स्वागत के लिए। तो 5 दिवसीय दौरे से लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बता दें कि उनका स्वागत जेपी नड्डा ने किया है, और वो तस्वीर आपके साथ साझा करें जब विदेश दौरे से वापस लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो विदेश दौरे से लौटे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। साथ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया है, और दिल्ली अध्यक्ष भी साथ में मौजूद रहे वीरेंद्र सचदेवा। और ऐसे में आपको बता दें तमाम कार्यकर्ता भी वहां पे मौजूद रहे पीएम मोदी के स्वागत के लिए। हजारों को हुजूम जो है वहां पे इकट्ठा हुई थी और पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इससे पहले भी जब पीएम मोदी विदेश दौरे से वापस लौटे थे तो उस दौरान भी पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया था सुबह सवेरे। अब ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जब पीएम नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से वापस लौटे हैं। 5 दिवसीय उनका पूरा दौरा था, और ऐसे में पीएम मोदी ने वहां पे स्टेट डिनर भी किया था, उनको इनवाइट किया गया था। और ऐसे में वो तस्वीरें भी निकल के सामने आए थे जब योगा दिवस के मौके पर उन्होंने तमाम लोगों को संबोधित किया था। तो वहीं आज काशी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। काशी में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर करेंगे जनसभा, और शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्रावण मास की तैयारियों का सीएम जायजा लेंगे। जगदलपुर इंटर कॉलेज के मैदान में होगी ये जनसभा, और कार्यक्रम के बाद सीएम किसानों को बड़ी सौगात देंगे। कारखिया गांव में बने पैक हाउस को दिखाएंगे हरी झंडी। सीएम योगी आदित्यनाथ के पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। आज काशी दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें 9 साल की उपलब्धियों को लेकर ये जनसभा करने वाले हैं, और काशी में ये जनसभा होने वाली है। 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर जनसभा करने के लिए जा रहे हैं काशी। तो काशी दौरे पर रहेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें फिर शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ बता दें कि श्रावण मास की तैयारियों का सीएम जायजा भी लेंगे, और कारखिया गांव में बने पैक हाउस को हरी झंडी भी दिखाएंगे। किसानों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। जगदलपुर इंटर कॉलेज मैदान में पूरी जनसभा होने वाली है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा का बड़ा ऐलान। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी बसपा। अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में बीएसपी जुटी हुई है। कोऑर्डिनेटर शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशी की तलाश में जुटे हुए हैं। बीएसपी सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उनके उम्मीदवार। तो बता दें कि इस बार बीएसपी अब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं देगी। लोकसभा की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है बीएसपी। इससे पहले भी उनकी मीटिंग हुई थी एक के बाद एक, और अब देखिए ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अच्छे
प्रत्याशियों की तलाश में अब बीएसपी जुटी हुई है। उनके कोऑर्डिनेटर अच्छे शिक्षित गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में अब जुटे हुए हैं और बता दें कि सही समीकरण के आधार पर ही आगे का उम्मीदवार तय किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है इस बार बीएसपी। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी बसपा राष्ट्रीय सभी समीकरणों पर कर रही है मंथन। तो इस बार जो गलतियां हुई है विधानसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, उसको दोहराना नहीं चाहती है बीएसपी और इसीलिए इस बार जो टिकट दिया जाएगा जिन प्रत्याशियों को वो आपराधिक प्रवृत्ति के ना हो, कोई भी उनका बैकग्राउंड जो है वो खंगाला जाएगा और इसके बाद जो कोऑर्डिनेटर है उस हिसाब से उनकी तलाश की जाएगी और उनको टिकट दिया जाएगा। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। बीएसपी ने साफ कर दिया है कि अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में अब बीएसपी जुटी हुई है। बीएसपी के कोऑर्डिनेटर जुटे हुए हैं, शिक्षित और गैर विवादित प्रत्याशियों की तलाश में जुटी हुई है बीएसपी। तो बता दें कि सही समीकरण के आधार पर ही इस बार उम्मीदवार लोकसभा चुनाव का तय होगा। ये बीएसपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में जो उन्होंने गलतियां की हैं वो दोहराना नहीं चाहती है इस लोकसभा चुनाव में, इसलिए अभी से तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। दलित मुस्लिम समीकरण पर फिर जाएगी एक बार बीएसपी। देखा था इससे पहले किस तरीके से नगर निगम चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली थी बीएसपी को और ऐसे में अब बीएसपी उन हार पे लगातार मंथन कर रही है और ये ऐलान बीएसपी ने किया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, पृष्ठभूमि उनकी खंगाली जाएगी और जो आपराधिक प्रवृत्ति से नाता नहीं रखते हैं उनको उन लोगों को टिकट दिया जाएगा। कोऑर्डिनेटर बीएसपी का लगातार लगा हुआ है उन लोगों की तलाश में जो शिक्षित हो और गैर विवादित हो। वही बता दें कि पहलवान साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही है साक्षी मलिक। विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया से ब्रेक लिया है। थोड़े दिनों के लिए सोशल मीडिया से बनाई गई है दूरी। तो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। बता दें कि विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया से दूरी बना ली है कुछ दिनों के लिए। पहलवान विनेश फोगाट ने भी सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। ट्वीट करके जानकारी को दोनों पहलवानों ने साझा की है कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रही हैं दोनों पहलवान। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रही है दोनों पहलवान। बता दें इससे पहले भी कि किस तरीके से उन्होंने रणभूमि में उतर के लगातार आंदोलन किया था और आंदोलन अभी भी जारी है और ऐसे में ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। ट्वीट करके खुद साक्षी मलिक ने क्लियर किया है कि सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रही है पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी सोशल मीडिया से कुछ दिनों के लिए दूरी बना रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दोनों पहलवान अब सोशल मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी है। टेरर एंगल को लेकर एनआईए की रेड मारी गई है। अमरनाथ यात्रा से पहले एनआईए लगातार रेड कर रही है। कुलगाम, पुलवामा, बांदीपुर में भी एनआईए की रेड पड़ी है। तो कई ऐसे जगह है जहां पे एनआईए की रेड पड़ी है। अब अमरनाथ यात्रा से पहले एनआईए लगातार रेड कर रही है, रेड मार रही है, छापेमारी हो रही है और ऐसे में 10 से ज्यादा जगह बताए जा रहे हैं जहां एनआईए छापेमारी कर रही है। बता दें कुलगाम, पुलवामा और बांदीपुर में भी एनआईए ने रेड की है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां 10 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा से पहले लगातार टेरर एंगल से रेड कर रही है एनआईए, छापेमारी कर रही है और कई ऐसे नाम हैं जो निकल के सामने आ रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले एनआईए अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। छापेमारी 10 से ज्यादा जगहों पर करती हुई नजर आ रही है। कुलगाम, पुलवामा, बांदीपुर में भी एनआईए की रेड पड़ी है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। इससे पहले भी कई दिनों तक एनआईए ने लगातार कई राज्यों में रेड मारी थी और ऐसे में देखिए जम्मू कश्मीर से खबर निकल के सामने आ रही है
जब 10 जगहों पर एनआईए टेरर एंगल से छापेमारी कर रही है। तो बता दें कि कुछ ही दिनों में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में उससे पहले एनआईए की छापेमारी लगातार देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में 10 से ज्यादा ऐसे जगह बताए जा रहे हैं जहां पे रेड अभी भी चल रही है, जिसमें कुलगाम, पुलवामा और बांदीपुर का नाम भी शामिल है। तो टेरर एंगल को लेकर भी एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले साल भी एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की थी और इस साल भी कई जगहों पर छापेमारी की थी। कई राज्यों में लगातार एनआईए रेड कर रही है और एक बार फिर से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जहां जम्मू कश्मीर के 10 से ज्यादा ऐसी जगह बताए जा रहे हैं जहां एनआईए छापेमारी कर रही है। कुलगाम, पुलवामा, बांदीपुर का वो नाम शामिल है। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कल होगी हुक्कार रैली। रेलवे स्टेडियम में कल होगी हुक्कार रैली। राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी लेंगे हिस्सा। जिलेवार रथ यात्रा के बाद हो रही है हुक्कार रैली। हुक्कार रैली की तैयारी में जुटे हैं कर्मचारी नेता। तो रेलवे स्टेडियम में कल होगी हुक्कार रैली। राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी लेंगे इसमें हिस्सा। जिलेवार रथ यात्रा के बाद ये हुक्कार रैली होगी। हुक्कार रैली की तैयारी में जुटे हैं कर्मचारी और नेता। हुक्कार रैली होने जा रही है और बता दें कि रेलवे स्टेडियम में ये हुक्कार रैली होने जा रही है। हुक्कार रैली की तैयारी में जुटे हैं तमाम कर्मचारी और नेता। हुक्कार रैली होने जा रही है और हुक्कार रैली की तैयारी में जुट चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब हुक्कार रैली होने जा रही है और ये हुक्कार रैली रेलवे स्टेडियम में होने जा रही है जो कि मंगलवार को होगी। बता दें कि राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी इसमें हिस्सा लेने वाली है। पुरानी पेंशन बहाल को लेकर ये पूरी हुक्कार रैली होने जा रही है और ऐसे में जिलेवार रथ यात्रा के बाद ये हुक्कार रैली होने जा रही है और रेलवे स्टेडियम में ये हुक्कार रैली होगी। हुक्कार रैली की तैयारी में तमाम कर्मचारी और नेता जुट चुके हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर ये हुक्कार रैली होने जा रही है जो कि रेलवे स्टेडियम में मंगलवार को होगी। ये हुक्कार रैली बता दें राज्य और केंद्र संगठन के कर्मचारी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और ये हुक्कार रैली जो होने वाली है उसमें तमाम कर्मचारी हिस्सा लेंगे। जिलेवार रथ यात्रा के बाद ये हुक्कार रैली होने जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव के पहले सपा का नया दाव। पहले प्रत्याशी उतारने वाली सपा कर रही है इंतजार। बीजेपी की प्रत्याशी उतारने के बाद लेंगे फैसला। समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि अब बीजेपी पहले प्रत्याशी उतारेगी उसके बाद फैसला लेंगे। यानी कि पहले प्रत्याशी उतारने वाली सपा अब बीजेपी का इंतजार कर रही है कि बीजेपी पहले प्रत्याशी उतारे उसके बाद समाजवादी पार्टी ये फैसला लेगा। बीजेपी के बाद सपा जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। बीजेपी की रणनीति देखकर सपा तय करेगी प्रत्याशी। सपा ने अधिकतर सीटों पर काम पूरा कर लिया है। जातिगत समीकरणों पर भी सपा की नजर बनी हुई है। प्रशिक्षण शिविर और जिलेवार बैठक कर रही है लगातार समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव लगातार कई जिलों में जाके ये बैठक कर रही हैं। प्रशिक्षण शिविर उनकी तरफ से किया जा रहा है। बैठकों के माध्यम से जमीन पर काम कर रही है समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी पार्टी पहले सूची जारी कर देती थी प्रत्याशी की, अब वो बीजेपी का इंतजार कर रही है कि पहले बीजेपी प्रत्याशी उतारे उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, उसके बाद सूची जारी करेगी। और इस तरीके से अब समीकरण क्या है वो लगातार समाजवादी पार्टी उस पर काम करना शुरू कर चुकी है, जमीनी स्तर पे उतर चुकी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो अब पहले प्रत्याशी उतारने वाली सपा इंतजार कर रही है बीजेपी का। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि आम आदमी पार्टी का यूपी में आज से अभियान शुरू होने वाला है। यूपी में आज से बिजली खोजो अभियान शुरू होने जा रहा है। बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आम आदमी पार्टी चलाएगी अभियान। 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा लालटेन जुलूस। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लोगों से अपील की है कि वीडियो सीएम
ऊर्जा मंत्री को टैग करके अपलोड करें। तो आम आदमी पार्टी आज से अभियान शुरू करने जा रही है। बिजली संकट पर यह अभियान आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है। बता दें कि 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा लालटेन जुलूस और आम आदमी पार्टी ने यूपी के लोगों से अपील की है कि वीडियो सीएम ऊर्जा मंत्री को टैग करके अपलोड करें। तो ये आम आदमी पार्टी अब यूपी में उतरती हुई नजर आ रही है। बिजली संकट पर यह अभियान चलाने वाली है। यूपी में अभियान आज से चलाने वाली है आम आदमी पार्टी यूपी में अभियान चलाने वाली है। बिजली संकट को देखते हुए ये यूपी में अभियान चलाएगी। यूपी में आज से बिजली खोजो अभियान शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी। बिजली संकट पर 1 जुलाई तक आप ये अभियान चलाएगी। और बता दें कि 2 जुलाई को लालटेन जुलूस पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अपलोड करें वीडियो, इसके साथ सीएम को टैग करें, ऊर्जा मंत्री को टैग करें और वीडियो अपलोड करें। आम आदमी पार्टी ने यूपी के लोगों से ये अपील की है। तो आज से अभियान चलाने जा रही है। बिजली खोजो अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में। और ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ जाने की अटकलें और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री निषाद, पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद भी सक्रिय हो गए हैं। राजभर के आने से संजय निषाद की खिसक सकती है जमीन। बता दें कि अपनी जाति को, नाराजगी को अपनी मजबूती बनाने में जुटे हैं। 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद। सभी विधानसभाओं में मछुआ आरक्षण पर मांगी जाएगी राय। 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का महासंपर्क अभियान शुरू होने वाला है। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और अयोध्या मंडल में अभियान शुरू होने के लिए जा रहा है। बता दें, अभियान रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर आरक्षण पर मांगेंगे सहयोग। तो अब जिस पे अटकलें लगाई जा रही थी कि ओपी राजभर जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, और अगर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो जमीन खिसकी हुई नजर आएगी संजय निषाद की। और इसमें संजय निषाद जो है जमीनी स्तर पर उतरने जा रहे हैं। अभियान रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर आरक्षण पर सहयोग मांगेंगे। तो बता दें कि ओपी राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें अब और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री निषाद, पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद भी इस मामले में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर राजभर आए तो संजय निषाद की जमीन जो है वो खिसक सकती है। बता दें कि ओपी राजभर के आने की अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अपनी जाति को, नाराजगी को अपनी मजबूती बनाने में लगातार संजय निषाद लगे हुए हैं। 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद। और पटना में हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक की तपिश यूपी में देखी जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ने इस बैठक पर चुटकी लेते हुए विपक्षी दलों के नेताओं पर कटाक्ष किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने बैठक को लेकर इस बैठक का सारांश खोदा पहाड़ निकले चुहिया, ढाक के 3 पात जैसा रहा। ये कुछ भी कर ले, 2024 में बीजेपी को कोई नहीं रोक पाएगा। वही बैठक में शामिल हुए दल आप और कांग्रेस को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। अध्यादेश पर दोनों में तकरार देखी जा रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी को 2-2 हाथ कि खोदा पहाड़ निकला चुहिया।
और दूसरा मैंने ये कहा है कि सांप और नेवले की दोस्ती नहीं हो सकती, केर और बेर एक साथ नहीं रह सकते। यह जो बैठक हुई है, बैठक निष्फल साबित हुई, फेल हो गई है। बैठक हुई और बैठक में अखिलेश भी थे। ऐसे में 24 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लक्ष्य की हुंकार भर रही बीजेपी को अखिलेश की इस बैठक में मौजूदगी कैसे रास आ सकती थी। वैसे भी बीजेपी 2019 में हारी हुई उन सीटों पर अब फोकस कर रही है जिन्हें जीतने के लिए रणनीति का ताना बाना बुना जा रहा है। मगर सवाल ये कि क्या अखिलेश महागठबंधन में अपने गठबंधन के साथियों को ये समझा पाएंगे कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ जो उनका नारा है। सुनिए केशव ने कैसे कटाक्ष किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं इसका कोई उद्देश्य, मतलब इस बैठक का कोई उद्देश्य नहीं निकल पाया है, इसका कोई औचित्य ही नहीं रह गया। ऐसे अभी समाचार कुछ घंटे बाद आप सबको और भी सुनाई देंगे। बहरहाल बैठक के बाद विपक्षी दलों की एकता में भी रंग हल्का सा नजर आ रहा है। केजरीवाल तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल तक नहीं हुए। उनके विधायकों ने भी कांग्रेस पर बैठक के बाद अध्यादेश पर समर्थन न देने पर कटाक्ष किया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी से दो हाथ कर रहे हैं। मगर इन कयासों के बीच इतना जरूर है कि सियासी लड़ाई में महागठबंधन तभी परवान चढ़ सकता है जब यूपी को लेकर विपक्षी खेम एक मत होगा, वरना भी अपनी डपली अपना राग बजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।